नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज बात करेंगे गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से मची तबाही की। साथ ही गौर करेंगे देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर। इसके अलावा हफ्ते के मुद्दे में घरेलू कामगारों की समस्याओं पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौत का आंकड़ा 120 के पार। राजस्थान, असम और ओडिशा में पहले से बेहतर हालात। स्वाइन फ्लू से इस साल अब तक 632 मौतें, पिछले साल की तुलना में दुगना से भी ज्यादा हुआ आंकड़ा। मौसम ने नमी से बढ़ी मुश्किलें। सागर की गहराई से रेत निकालने वाले मजदूरों का दर्द। थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन की पड़ताल। मुंबई के वसई क्रीक में 75,000 मजदूरों की जोखिम में जान। और महिला घरेलू कामगारों की हालत बेहद चिंताजनक। ना वाजिब वेतन, ना मातृत्व अवकाश, शारीरिक उत्पीड़न से लेकर यौन शोषण तक का खतरा। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बनासकांठा जिले में बुधवार को ही 29 लोगों की जान चली गई। गुजरात में अब तक 120 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान और ओडिशा में हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश की आशंका जताई है। बनासकांठा और पाटन जिलों पर बाढ़ की तेज मार पड़ी है। भारी बारिश से अहमदाबाद और गांधीनगर समेत गुजरात के कई दूसरे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में गुरुवार को स्कूल कॉलेज बंद रहे। बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव काम तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 11 टीमों के साथ ही सेना और वायुसेना को भी इसमें लगाया गया है। 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वो इलाका में कितने बहुत देर दिन से पानी भी लाइट भी चली गई है, पानी भी नहीं मिला है, पानी भी लाइन बंद हो गई है। बहुत घंटे से कुछ सहाय नहीं मिले अभी तक। अभी लोग हमारी तीन टीम यहाँ पे है, जो फायर की रेस्क्यू टीम वो बोट के साथ फायर के जवान के साथ काम कर रही है। और यहाँ से अभी तक हमने 100 से 150 आदमी को बाहर निकाल दिया है। भारी बारिश और बाढ़ का गुजरात में यातायात पर बुरा असर पड़ा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के ज्यादातर हिस्से में पानी भरने से उड़ानों पर असर पड़ा है। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। 5 राष्ट्रीय राजमार्गों, 153 राज्य राजमार्गों और अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर आवाजाही बाधित हुई है। इधर राजस्थान अब भी बाढ़ की चपेट में है, लेकिन वहां हार हुआ है। सेना ने दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 27 लोगों की जान बचाई। उत्तरी ओडिशा में भी हालात पहले से बेहतर हुए हैं। भीषण बाढ़ की मार झेल रहे असम की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2,939 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता मांगी है। असम में 36 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। असम में बाढ़ का परिस्थिति अभी फास्ट इम्प्रूविंग। आज का तारीख में टोटल नंबर ऑफ रिलीफ कैंप 22 इन असम। एज एट नाउ देयर आर टोटल 22 रिलीफ कैंप्स। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अहमदाबाद और जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप इस साल बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल जुलाई तक 139 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई थी, जबकि इस बार अब तक 632 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले तमिलनाडु और तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र भी इसकी चपेट में है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भी स्वाइन फ्लू ने पैर पसार लिए हैं। तमिलनाडु और तेलंगाना को बेहाल करने के बाद स्वाइन फ्लू ने अब महाराष्ट्र का रुख कर लिया है। इस साल देश में अब तक 600 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू की वजह से जान गंवा चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 284 लोगों की जान गई है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पिछले साल जुलाई तक स्वाइन फ्लू ने करीब 139 लोगों की जान ली थी। राजधानी दिल्ली में भी इसके मामले सामने आए हैं। Close to maybe about 16 to 17 patients we've seen in the last almost one and a half months.
and that is definitely a little increase than normal what we see. And these patients, they range from young patients to old age, and a few of them they're quite sick, they're still admitted in the hospital, they're requiring ventilation. हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि गुजरात में 75, केरल में 63, राजस्थान में 59, तेलंगाना में 17 और तमिलनाडु में 15 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई। हालांकि हर साल के मुकाबले इस साल तेलंगाना और तमिलनाडु में मौत के मामलों में कमी आई है, तो देश भर में अब तक इसके 12,460 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 2,896, महाराष्ट्र में 2,324, तेलंगाना में 1,443, केरल में 1,127, राजस्थान में 407 और गुजरात में 289 मामले सामने आ चुके हैं। हालात के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों ने निगरानी बढ़ा दी है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, डायबिटीज के मरीजों, गुर्दे और कैंसर रोगियों और गर्भवती महिलाओं को रहता है। डॉक्टरों की सलाह है कि सर्दी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई और खूब पानी पीना जरूरी है। खाना खाने पर हाथ जरूर धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह हाथ मिलाने, खांसी और छींकने से फैलता है। What we require is a little index of suspicion so that we can pick up these patients from the normal cold, cough patients which are also being seen this season. हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें हर साल स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए खास इंतजाम करती हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि ये इंतजाम नाकाफी हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो कि एम्स के सामुदायिक चिकित्सा प्रोफेसर हैं। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका। अगर देखें तो पिछले पूरे साल में स्वाइन फ्लू की वजह से 265 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस साल जुलाई तक का जो आधिकारिक आंकड़ा है 630 से ज़्यादा लोग स्वाइन फ्लू की वजह से जान गंवा चुके हैं। हालत बिगड़ने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हालात बिगड़ रहे हैं। ठीक है, जो मौत का आंकड़ा आया है कि 600 से ज़्यादा मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई है, मुझे लगता है कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। क्या वो वास्तव में स्वाइन फ्लू की वजह से हुई है या स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है? क्योंकि जो अगर आप इन्फ्लुएंजा की वजह से मौत देखें और स्वाइन फ्लू की वजह से मौत देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बच्चा है या फिर जो 65 साल से ऊपर है या उनको कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें जरूर हमारी जो मृत्यु होती है, मॉर्टेलिटी है, उसका थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन अदरवाइज मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो मौत हुई है उनके पीछे वजह जानना, उनको एनालाइज करने की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बाद पुख्ता तौर पर ये बात कही जा सकती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर और ज़्यादा कदमों की और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है ताकि इस तरह की बीमारी और स्वाइन फ्लू को बढ़ने से रोका जा सके? मुझे लगता है प्रशासनिक तौर पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस बात की जरूरत है कि हम लोगों को जागरूक करें कि पैनिक ना हो। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में कवरेज है, जिस तरीके से लोग देखते हैं, मिलते हैं, तो उनको लगता है कि स्वाइन फ्लू हो गया तो पता नहीं कितनी जानलेवा बीमारी हो गई है। ये दूसरे ही फ्लू की तरीके से अधिकतर लोगों में, और अगर जागरूकता नहीं है तो लोगों में इस तरीके से पैनिक आएगी। मुझे लगता है प्रशासन के तौर पे सबसे जरूरी चीज है कि आप एक जागरूकता फैलाएं, दूसरा पब्लिक को बताएं कि अगर ये हो जाती है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा ससेप्टेबल है कि उसको ज्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है स्वाइन फ्लू की वजह से, तो जो भी उसके पास चिकित्सा केंद्र है जहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे जाएं और घबराएं नहीं। ये घबराने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है जिसमें कि कोई पैनिक क्रिएट किया जाए। इस तरह की बिल्कुल बीमारी नहीं है ये। अच्छा, लोग अपने स्तर पर अपने घरों में किस तरह की सतर्कता बरत सकते हैं डॉक्टर पुनीत? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्योंकि जो व्यक्तिगत लेवल पे है जो लोग हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे हम किसी भी फ्लू के लिए, किसी भी इन्फ्लुएंजा के लिए बचाव करते हैं वही इसमें है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि अगर कोई घर में बीमार है तो आप घर पे रुकिए, बाहर मत जाइए कम से कम, सो दैट कि आप दूसरे लोगों को उसे स्प्रेड नहीं करेंगे। जैसे खांसी है, जुकाम है, ये जब आप करते हैं तो इसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उससे इसके वायरस का प्रसार होता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग जो आपके संपर्क में आएंगे उनको ये बुखार और इस तरीके की इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो सकती है। तो जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो अपने मुंह के ऊपर या तो एक रुमाल रखें, टिश्यू पेपर रखें
और अपने हाथ को हमेशा साफ रखें, बार बार साफ करते रहें, चाहे सोप, साबुन और पानी से या फिर जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर आते हैं उनसे। दूसरी चीज है कि जहाँ पे अगर आपको ऐसी चीज है तो भीड़ से थोड़ा सा बचें जहाँ तक संभव है, और खास करके जहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं या 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं या किसी को क्रोनिक कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कोई डायबिटिक है, एज्मा है, इस टाइप से अगर कोई कंडीशंस हैं तो थोड़ा सा इन सब चीजों से और ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, यानी और ज्यादा सतर्क रहें। जी जी जी। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो खास करके ये जो ग्रुप मैंने अभी आपको बताया, इन लोगों को चिकित्सक से सलाह लें। हाँ। क्योंकि अधिकतर लोगों में ये किसी भी जैसे फ्लू होता है, जुकाम खांसी का आपको बुखार होता है, उस तरीके से हो कि करीब 8 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक होकर चला जाता है और कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। बट जो लोग ससेप्टेबल उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसके लिए कि चिकित्सक से आप सलाह लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो डॉक्टर पुनीत भी जैसे कह रहे थे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता और एहतियात बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे ही बीमारी के लक्षण हों जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा जाए, इससे बेहतर कदम और कोई नहीं हो सकता। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मुंबई के वसई क्रीक में अवैध रेत खनन के दौरान कई मजदूरों की जान चली जाती है। थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन की पड़ताल में ये खुलासा हुआ है। समुद्र के भीतर करीब 40 फीट अंदर जाकर ये मजदूर रेत निकालने का काम करते हैं। करीब 75,000 से ज़्यादा मजदूर इस काम में लगे हैं और इन लोगों के ऊपर हमेशा अपनी जान गंवाने का खतरा मंडराता रहता है। कुछ नहीं सोचते हैं कि माल मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए ताकि जल्दी भर सके। अगर उधर ऊपर वाला गिर गया, समझो दब गया तो गया। ये दर्द है समुद्र के बीच 40 फीट अंदर जाकर रेत निकालने वाले मजदूरों का। ये तस्वीरें हैं मुंबई के वसई क्रीक की। छत्तीसगढ़ के संदीप खाका हर दिन यहां से 250 से 300 बाल्टी रेत निकालते हैं, लेकिन पानी के भीतर डुबकी लगाने के समय संदीप के दिल में हमेशा मौत का भय बना रहता है। पूरा अंधेरा रहता है अंदर, पैर से अंदाज करना पड़ता है, पैर फंसा के बाल्टी दबाना पड़ता है, दबा के फिर निकालते हैं, 4-5 सेकंड रुकते हैं फिर जाते हैं। संदीप की बातों से जाहिर है कि ये काम कितना जोखिम भरा है। इसके बावजूद वसई क्रीक पर रेत का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन की जांच से रेत खनन में जान से जोखिम का पहलू सामने आया। इस काम में जुटे मजदूरों के साथ अक्सर हादसे होते रहते हैं, उनकी जान भी जाती रहती है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। चंद्रकांत शंकर उन्हीं अभागों में से एक हैं जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। इनका बेटा पानी के नीचे गया और फिर नहीं लौटा। माझा बेटा काम करतानाच गेला, बालदी काय त्याची लागली का काय झालं त्या आम्हाला काही माहितीच नाही। दुसऱ्या दिवशी आला रात्री वरती, तर मग ते येता आम्हाला म्हणजे। देश के गरीब इलाकों से रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मुंबई पहुंचते हैं। वसई क्रीक में सैकड़ों गांव में रेत भरने का काम होता है। इसमें करीब 75,000 मजदूर लगे हैं। जान जाने के अलावा गंभीर चोटें आना भी इनके लिए आम बात है। दिन भर में एक नाव में रेत भरने के लिए इन मजदूरों को खनन माफिया से 1,000 रुपए मिलता है। कई अध्ययनों से सामने आया है कि भारत में अवैध रेत खनन का बाजार करीब 15 करोड़ डॉलर का है। मुंबई से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे बिना सरकारी मदद के लोगों ने नदी पर बनाया पुल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज की शौर्य गाथा। राग देश। जय हिंद हमारा नारा। नेताजी ने कहा था करो मरो। एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान। आजाद हिंद गवर्नमेंट में सब तरह के लोग रहते हैं,
Indian. We never thought about religion or caste or anything. देखिए एकता के सूत्र, वतन का राग, राग देश, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब हफ्ते का मुद्दा। इस हफ्ते हम पेश कर रहे हैं घरेलू कामगारों की समस्याओं पर अपनी खास सीरीज, और आज बात घरों में काम करने वाली महिलाओं की। इनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। आमतौर पर ये महिलाएं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से आती हैं, और यही पिछड़ापन इनके शोषण और इन पर अत्याचार की बड़ी वजह बनता है। एक खास रिपोर्ट। इन महिलाओं के काम के घंटों की कोई सीमा नहीं है। अक्सर वो 8 से 18 घंटों तक काम करती हैं। सुबह से शाम तक अलग अलग घरों में बर्तन धोना, खाना पकाना, झाड़ू पोंछा लगाना और छोटे बच्चों को संभालना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अफसोस की बात यह है कि इतनी मेहनत के बाद भी इन महिलाओं को आम तकलीफों से निजात नहीं मिलती। कोटी में जाते काम करने परेशानी है, वो पैसे नहीं देते, हमारी सैलरी नहीं देते, मांगते हैं तो चिल्लाते हैं। बिना किसी वैधानिक सुरक्षा के घरों में काम करना यूं तो हर कामगार के लिए जोखिम भरा है, लेकिन महिलाओं को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छुट्टी, वेतन के साथ मातृत्व अवकाश या बीमार पड़ने पर इलाज की कोई सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा यौन प्रताड़ना का अंदेशा भी उन पर मंडराता रहता है। महिला कामगारों पर अत्याचार का एक और रूप है वजह बेवजह उन पर चोरी का आरोप लगाना। अक्सर उनके साथ गाली या अभद्र भाषा में बात की जाती है और अक्सर इन्हें शौचालय के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलती। महिला कामगारों को नौकरी दिलाने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों का रवैया भी नकारात्मक है। कई रेस्क्यू जो हमने करवाए हैं जिसमें वो बच्चे प्लेसमेंट एजेंट के थ्रू आए थे, उन लोगों के केसेस में हमें यही पता दिखा है कि उनकी प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से हमें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, या तो वो उनका पैसा निकलवाने के लिए हो या वो किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो। हर केस में हमने यही देखा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक जीविका के लिए किसी और के घर में कामकाज में मदद करने वाली महिलाओं की संख्या बीते 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। भारत में फिलहाल ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 1 करोड़ है। घरेलू नौकर के काम को देश की अर्थव्यवस्था में हमेशा ही गैर उत्पादक कामों की श्रेणी में रखा गया है। यही वजह है कि घरेलू कामगारों के योगदान का कभी कोई सही आकलन नहीं हो पाया। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी। बिहार के गोपालगंज की चीनी मिल में यूं तो दिन रात काम चल रहा है। यहां बड़े पैमाने पर चीनी का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा मिल मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। मिल मजदूरों का कहना है कि उनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है और मजदूरी के नाम पर मिलते हैं सिर्फ 200 रुपए। बिहार की ज्यादातर चीनी मिलों का यही हाल है। इन चीनी मिलों में दिन रात काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर चीनी का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा मिल मजदूरों को नहीं मिलता। ये कहानी बिहार के गोपालगंज जिले की है, लेकिन इस राज्य की ज्यादातर चीनी मिलों का यही हाल है। ये काटा गुड्डी के काम करते हैं, सीजन पॉइंट पर आते हैं, 200 रुपया मिलता है। ऑफ सीजन में इधर उधर डेली कुली से काम करते हैं, ठेकेदारी से। मजदूरों की दिक्कतें यहीं कम नहीं होती। मिल से निकलने वाले धुएं से मजदूर अक्सर टीबी और दमा जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे दैनिक मजदूरों को टीबी से लेकर के बहुत संक्रामक रोग से ग्रसित है। जो दैनिक मजदूर है वो काम करते करते उसके हाथ पर लाले पड़ जाते हैं और उसका उचित मजदूरी नहीं मिलती। वैसे कुल मिलाकर बिहार का चीनी उद्योग संकटग्रस्त है। कभी देश का 40% चीनी उत्पादन करने वाले इस राज्य का हिस्सा अब 4% ही रह गया है। आजादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें थीं, जो घटकर 28 हो गई हैं। राज्य की 10 चीनी मिलें निजी प्रबंधन में चल रही हैं। बिहार के बगहा, मोतीहारी, मधुबनी और दरभंगा जिलों में चीनी मिलों का कारोबार घटा है। हर एक महीने जो परिवार होती है उसका इंटरव्यू का तो अपने स्तर से हम लोग लगभग कर ही देते हैं। एक आध जो बात नहीं हो पाता है उसको वर्तमान में तो यहाँ पे कोर्ट खत्म हो गया, छपरा गया है, तो मामला बहुत लंबी है।
चीनी मिलों की दशा सुधारने के लिए कई कोशिशें हुई। 2006 में घाटे वाली मिलों को लीज पर देने का फैसला हुआ, लेकिन निवेशकों की बेरुखी के चलते ये कोशिश विफल रही। केंद्र सरकार ने भी चीनी प्रोत्साहन योजना के तहत 413 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। सॉफ्ट लोन योजना के तहत 4,305 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। एथेनॉल की सप्लाई को सुचारू बनाया गया है। जो भी मिल मालिक है वो मजदूरों के साथ अन्याय न करे। उनकी मिल चलती है तो उनको लाभ वो मजदूर कमाता है, जब मिल बंद होता है तो उसकी भी उनकी देखरेख करें। सरकार का दावा है कि इन कोशिशों का लाभ 32 लाख किसानों को मिला। फिर भी हकीकत यही है कि ये तमाम कोशिशें बिहार के चीनी उद्योग की मिठास को नहीं लौटा पाई हैं। बिहार के गोपालगंज से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का एक पन्ना, और इतिहास के पन्ने में आज एक नजर भारत की विज्ञान नीति पर। मार्च 1958 में लोकसभा ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया। मकसद देश में विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का माहौल बनाना था। इस नीति के प्रस्ताव में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये विश्वास झलका कि सिर्फ विज्ञान ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बन सकता है। पंडित नेहरू ने 1947 में देश के आजाद होते ही सैन्य सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक की भूमिका पर जोर दिया। तब जोर दिया गया कि तकनीक में सक्षम व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इसके तहत 1952 में IIT की नींव खड़गपुर में रखी गई। इसके बाद चेन्नई, मुंबई, कानपुर और दिल्ली में भी IIT की स्थापना हुई। देश के कई इलाके आज भी विकास से कोसों दूर हैं। सरकारों ने इनकी फिक्र नहीं की। ऐसे में लोगों के पास अकेला रास्ता अपनी पहल से अपनी मुसीबत दूर करने का ही रह जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसा ही कर दिखाने वाले 2 गांव की कहानी। ये जद्दोजहद है अपनी राह आसान बनाने की। शासन, प्रशासन और नेताओं से लगातार गुहार लगाने के बाद छत्तीसगढ़ के कांकेर गांव के लोगों ने अब नदी पर पुल बनाने का बीड़ा खुद ही उठाया है। आज हम लोग पे कितना परेशानी है ये तो हम ही लोग जानते हैं। सरकार के पास इसके लिए हम लोग कितना सारे कागज दिए हैं, कितने सारे वर्ग गए हैं, कलेक्ट्रेट तक गए हैं, लेकिन हम लोगों का कोई इसमें कोई दिया है, कुछ ना मिला है। हमारे बच्चे लोग आने जाने में तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग गाँव वाले सबको मिलकर इस पुलिया को निर्माण करते हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के सतना जिले के परसदिया गांव का भी है। जब सरकार और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो गांव वालों ने खुद ये पुल बनाकर 8 किलोमीटर लंबे रास्ते को 500 मीटर में बदल दिया। हालांकि इस पुल से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन जोखिम कम नहीं हुआ। कई बार टूट चुका है ये, कई बार लोग बह चुके हैं, लेकिन क्या करें ग्रामीण, वो बेचारे बार बार बनाते हैं और बार बार इसी से निकलने का प्रयास करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा। नदी आ जाती तो हमें बहुत डर लगता है, उस पार बैठे रहते हैं, हमारे घर के गार्जियन भी बैठे रहते हैं उस पार, और तब नदी उतरती तो हमें छोड़ने आते हैं स्कूल तक की, कहीं गली में न कहीं नदी में कुछ हो जाए। वैसे तो भारत ने सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के विकास के तमाम मोर्चों पर सफलता के झंडे गाड़े हैं, लेकिन आज भी देश के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार इन सब से बेफिक्र है। नतीजतन लोगों को पुल बनाने जैसे काम भी खुद ही करने पड़ रहे हैं। कांकेर और सतना से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।